हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की ये जो वीडियो होगी ये हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होगी, जो कि है प्रिविलेज एक्सलेशन। ठीक है। और ये प्रिविलेज एक्सलेशन होगा लिनक्स पे, और फिर इसके बाद मैं विंडोज़ पे लाऊंगा प्रिविलेज एक्सलेशन की एक वीडियो। तो आज की जो वीडियो होगी वो होगी लिनक्स प्रिविलेज एक्सलेशन। तो आज भी हम ट्राई हैक मी की एक रूम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं इसका पहला टास्क क्या है। पहला टास्क जो है वो है इंट्रोडक्शन। Privilege escalation is a journey. There are no silver bullets and much depends on the specific configuration of the target system, the kernel version, installed application, supported programming languages, and others. Password are a few key elements that will affect your road to root cell. ठीक है। तो इसमें ऐसी ही ओवरव्यू जैसा दे रखा है, तो हम इसको कंप्लीटेड कर लेते हैं। अब हम टास्क 2 में जाते हैं, जो है व्हाट इज प्रिविलेज एक्सलेशन। ठीक है। तो इस कंटेंट में जाने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि प्रिविलेज एक्सलेशन होता क्या है। प्रिविलेज एक्सलेशन क्या होता है ना, एक प्रोसेस होती है ऑब्टेन करने की हायर लेवल ऑफ एक्सेस, ठीक है, और परमिशन किसी भी सिस्टम में। जैसे कोई नॉर्मल यूजर है तो वो जब ले लेगा एडमिन के या रूट के प्रिविलेज ले लेगा, तो उसको कहेंगे हम प्रिविलेज एक्सलेट करना। ठीक है, लो से अप जाना। और ये जो प्रिविलेज एक्सलेशन ये परफॉर्म किया जाता है जैसे कि एक्सप्लॉइट करके वल्नरेबिलिटी को किसी भी सिस्टम में, या मैनिपुलेट करके और एब्यूज करके यूजर और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज को। इन तरीके से ये चीज परफॉर्म की जाती है। ठीक है। और कुछ केसेस में क्या होता है ना, प्रिविलेज एक्सलेशन इंटेंशनल होता है। सच है, जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर को नीड होती है कोई कुछ टास्क को परफॉर्म करने की, तो उस समय क्या होता है, वो रिक्वायर्ड होता है एलिवेट प्रिविलेज। तो ये जो होता है ये इंटेंशनली होता है। ठीक है। और समटाइम क्या होता है, अनइंटेंशनली होता है, जो कि एक जो सिक्योरिटी फ्लॉस के थ्रू किया जाता है या वीकनेस के थ्रू किया जाता है। ठीक है। तो इंटेंशनली जो होता है वो तो जैसे एथिकल हैकिंग में हम करते हैं, तो इन चीज़ों में जब पेनिट्रेशन टेस्टर करते हैं ये चीज़ हुई। और अनइंटेंशनली जब होता है, जब कोई सिक्योरिटी फ्लॉज हो या वीकनेस हो सिस्टम में, उससे जब प्रिविलेज एक्सलेशन परफॉर्म किया जाए। ठीक है। तो और जो प्रिविलेज एक्सलेशन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक वर्टिकल होता है प्रिविलेज एक्सलेशन, और एक हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सलेशन होता है। वर्टिकल में क्या होता है ना, जब कोई जैसे नॉर्मल यूजर है और एक एडमिन यूजर है, तो जब नॉर्मल यूजर एडमिन यूजर के प्रिविलेज को, राइट्स को यूज करता है, तब होता है वर्टिकल प्रिविलेज एक्सक्लेशन। ठीक है। और हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सक्लेशन क्या होता है, जब सेम प्रिविलेज के यूजर होंगे। ठीक है। जैसे एक फेसबुक में यूजर है, जब एक फेसबुक का यूजर दूसरे फेसबुक का कंटेंट को देख पा रहा है, ठीक है, और डिलीट कर पा रहा है, क्योंकि दोनों यूजर्स क्या है ना, सेम प्रिविलेज के हैं। ठीक है। उस प्रिविलेज एक्सक्लेशन को कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल। तो दो टाइप के प्रिविलेज एक्सक्लेशन होते हैं, एक होता है वर्टिकल और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। और इसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं अचीव करने के लिए, ठीक है, जैसे कि एक्सप्लॉइट करना किसी वल्नरेबिलिटी को किसी भी सिस्टम या एप्लीकेशन में, ठीक है, उससे आप प्रिविलेज एक्सक्लेशन कर सकते हो। या सोशल इंजीनियरिंग की टैक्टिक्स को यूजर पर ट्रिक करके, ठीक है, ग्रांट कर सकते हो तुम हायर लेवल की परमिशंस को। और टेम्परिंग कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में, ठीक है, बाईपास करने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स को। मालवेयर के थ्रू कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं जिससे आप अचीव कर सकते हैं प्रिविलेज एक्सक्लेशन। तो अब एक बार हम देखते हैं इसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ है, क्या डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हाट डज प्रिविलेज एक्सक्लेशन मीन्स? At its core, privilege escalation usually involves going from a lower permission account to a higher permission one. जैसे कि मैंने बताया था, एक नॉर्मल यूजर जब एडमिन यूजर के प्रिविलेज को एक्सलेट करेगा। मोर टेक्निकली,
It is the exploitation of a vulnerability, design flaw, or configuration oversight in an operating system or application to gain unauthorized access to resources that are usually restricted from the users. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था एक्सप्लॉइटेशन के थ्रू कोई डिजाइन का फ्लॉ हो, ठीक है, या कोई कॉन्फ़िगरेशन में हो वीकनेस हो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं हो किसी सिस्टम की या एप्लीकेशन की, तो इन तरीके से जब कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है किसी भी रिसोर्स में, ठीक है, और वो रिसोर्स में वो एक्सेस करने के लिए रेस्ट्रिक्ट हो, तो ये चीज होती है प्रिविलेज एक्सक्लेशन। ठीक है, सेकेंड है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। इट्स रेयर व्हेन परफॉर्मिंग अ रियल वर्ल्ड पेनिट्रेशन टेस्ट to be able to gain a foothold initial stage that gives you direct administrative access. Privilege escalation is crucial because it let you gain system administrator level of access which allow you to perform actions such as resetting passwords, bypassing access control to compromise protected data, ठीक है, editing software configuration, enabling persistence, changing the privilege of existing or new users, execute any administrative commands। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी आप नॉर्मल यूजर से कोई हाई प्रिविलेज यूजर पे एक्टिवेट करते हैं तो आप ये चीजें परफॉर्म कर सकते हो, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विच अलाउ यू टू परफॉर्म एक्शन सच एज, ये सारे एक्शन अलाउ करता है जब भी आप कोई प्रिविलेज एक्सलेट करते हो। इसलिए कह रखा है प्रिविलेज एक्सलेशन इज क्रूशियल बिकॉज इट लेट यू गेन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल ऑफ एक्सेस। ये क्या करता है? आपको एडमिन लेवल के एक्सेस को प्रोवाइड करता है, इसलिए ये क्रूशियल है। ये जो वल्नरेबिलिटी है बहुत क्रूशियल होती है। ठीक है, और आपको पता है कि एडमिन जो होता है वो हाई प्रिविलेज होते हैं, उसके बाद सारे वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है किसी भी सिस्टम या एप्लीकेशन। तो ये जो था ये पहला इंट्रोडक्शन पार्ट था कि क्या होता है प्रिविलेज एक्सक्लेशन और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे जाके हम टास्क में देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स से हम प्रिविलेज एक्सक्लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले दो टास्क में यही था, पहले में इंट्रोडक्शन था, दूसरे में प्रिविलेज एक्सक्लेशन के बारे में बताया और ये बताया कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है और किन किन तरीकों से हो सकता है। जो मैंने बताया था एक्सप्लॉइटेशन कोई भी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके हो सकता है, या कोई भी एप्लीकेशन के डिजाइन में फ्लॉज हो सकता है, या कोई भी फ्लॉ हो सकता है आपके कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी एप्लीकेशन या सिस्टम की। तो इन तरीके से हम गेन कर सकते हैं प्रिविलेज एक्सक्लेशन को। ठीक है, तो चलिए फिर अब देखते हैं हम अपना टास्क नंबर 3। तो हमारा जो थर्ड टास्क होगा वो है इनुमरेशन। ठीक है, नोट लॉन्च द टारगेट मशीन अटैच टू दिस टास्क टू फॉलो अलोंग। यू कैन लॉन्च द टारगेट मशीन एंड एक्सेस इट डायरेक्टली फ्रॉम योर ब्राउजर। अल्टरनेटिवली यू कैन एक्सेस इट ओवर SSH विथ द लो प्रिविलेज यूजर क्रीडेंशियल बिलो। ठीक है, तो इस वाले जो टास्क में हमें दे रखा है यूजर नेम दे रखा है कैरन और पासवर्ड दे रखा है पासवर्ड 1। ठीक है, अब देखते हैं हम इनोमरेशन क्या होता है। इनोमरेशन क्या होता है ना, एक टेक्निक होती है इंफॉर्मेशन गैदर करने की। ठीक है, इनोमरेशन इज द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक वंस यू गेन एक्सेस टू एनी सिस्टम। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जब आप कोई भी सिस्टम का एक्सेस को गेन कर लेते हैं, तो उसके बाद का मतलब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में होता है ये। तो फर्स्ट स्टेप होता है ये उस जिस सिस्टम का आपने एक्सेस को गेन किया है ना, उस सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना। You may have accessed the system by exploiting a critical vulnerability that result in a root level access or just found a way to send commands using a low privilege account। ठीक है, जो सिस्टम को आपने एक्सेस किया है, एक्सेस कैसे भी किया जा सकता है, जैसे एक्सप्लॉइट करके कोई भी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी को, जिसके रिजल्ट में आपको रूट लेवल का एक्सेस मिला है, या आप कमांड को सेंड कर पा रहे हैं कोई भी लो प्रिविलेज अकाउंट से, जैसे कोई भी नॉर्मल यूजर के अकाउंट से।
ठीक है। पेनिट्रेशन टेस्टर टेस्टिंग एंगेजमेंट अनलाइक CTF machine don't end once you gain access to a specific system or user privilege level. As you will see, enumeration is as important during post compromise phase as it is before. ठीक है। जैसे हम पहले जो हमने साइबर किल चेन में था, पहला स्टेप भी हमारा क्या होता है, फुटप्रिंटिंग होता है, रिकनेंस होता है, उसमें भी हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। ठीक है। और पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब जब हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं उसके बाद भी हम इनोमरेशन करते हैं उस सिस्टम का। तो इसमें हमें कुछ कमांड्स दे रखी हैं कि हम किस किस कमांड को यूज करके इनोमरेशन कर सकते हैं। और जो कुछ कॉमन मेथड्स होती है ना इनोमरेशन करने की, जैसे पोर्ट स्कैनिंग होती है। ठीक है। कोई भी टारगेट को सिस्टम को स्कैन करना, उसके बारे में आइडेंटिफाई करना कौन कौन से ओपन पोर्ट्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं। ये हम क्या करते हैं, पहले भी करते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, और उसके बाद भी करते हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जब हम एक्सप्लॉइट कर देते हैं उसके बाद भी तो हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है ना उसके अंदर की, जो भी हमने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया है। ठीक है। तो इसमें क्या क्या मेथड्स आती है, जैसे पोर्ट स्कैनिंग हो गया, बैनर ग्रैबिंग हो गया। बैनर ग्रैबिंग में क्या करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन सर्विस की, एप्लीकेशन की, उसके एनालाइज करके उसके रिस्पॉन्स को। ठीक है। फिर हो गया यूजर इनोमरेशन भी होता है एक, उसमें आइडेंटिफाई करते हैं हम कौन कौन से वैलिड यूजर्स हैं सिस्टम में। ठीक है। और फिर शेयर इनोमरेशन होता है, उसमें आइडेंटिफाई करते हैं हम नेटवर्क शेयर्स का और उसकी परमिशन, कौन कौन सी परमिशन है उसकी, उसका हमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जब हमें गैदर करना पड़ता है। ठीक है। फिर होता है एक सर्विस इनोमरेशन भी होता है, उसमें क्या करते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस सर्विस का क्या वर्जन है। ठीक है। उस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं उस रनिंग सर्विसेज की। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट होता है परफॉर्म करना कोई भी इनोमरेशन को। ठीक है। तो अब इसमें जो पहला हमारा दे रखा है, जो कमांड दे रखी है हमारी, वो है होस्ट नेम। ठीक है। होस्ट नेम क्या होता है ना, द होस्ट नेम कमांड विल रिटर्न द होस्ट नेम ऑफ द टारगेट मशीन, although this value can easily be changed or have a relatively meaningless string। जैसे ये इसका ऐसे करके इसका आउटपुट है। इन सम केसेस इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट सिस्टम्स रोल विद इन अ कॉर्पोरेट नेटवर्क। जैसे एग्जांपल एसक्यूएल प्रोडक्शन 01 फॉर अ प्रोडक्शन एसक्यूएल सर्वर। जैसे ये बता रहा है कि ये प्रोडक्शन का एसक्यूएल सर्वर है। तो ये मैं एक बार आपको टर्मिनल में करके दिखाता हूँ, कमांड रन करते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर होस्ट नेम लिखा हमने तो क्या आ गया, काली। तो मेरा जो होस्ट नेम है वो क्या है, काली है। इसी तरह आप प्रोडक्शन में जब करेंगे ना तो आपको ऐसे करके मिलेगा कि उसका होस्ट नेम क्या है। ठीक है। पहला तो हो गया होस्ट नेम। सेकंड क्या होता है, यू नेम हाइफन ए will print system information giving us additional details about the kernel used by the system। uname hyphen a में क्या होता है ना, कर्नल की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक है। होस्ट नेम की भी मिलती है, कर्नल का रिलीज मिलता है, या और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है कर्नल के बारे में। दिस विल बी यूजफुल व्हेन सर्चिंग फॉर एनी पोटेंशियल कर्नल वल्नरेबिलिटीज दैट कुड लीड टू प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक है। अब इसको देखते हैं इसमें हमें क्या क्या आउटपुट मिलता है। यूनेम हाइफन ए। ठीक है। ये देखो लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, लिनक्स काली, ये वर्जन है। ठीक है। SMP1। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके क्वेश्चंस में। ठीक है। ये इसका आउटपुट मिला हमें, कर्नल की वर्जन मिला हमें, होस्ट नेम मिला, उसका रिलीज डेट मिला है। ठीक है। और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली है कर्नल के वर्जन के बारे में। नेक्स्ट थर्ड वन होती है हमारी proc/proc/वर्जन। तो ये क्या करता है, द proc फाइल सिस्टम provides information about the target system processes। You will find proc on many different Linux flavors, making it an looking at /proc/version may give you information on the kernel version
एंड एडिशनल डाटा सच एज वेदर अ कंपाइलर इज इंस्टॉल्ड। ठीक है, ये भी कर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और कंपाइलर के बारे में इंफॉर्मेशन। जब भी आप देखोगे ना कंटेंट स्लैश प्रॉक स्लैश वर्जन फाइल का, तो उसमें आउटपुट में आपको इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलेगी, जैसे कर्नल का वर्जन नंबर, ठीक है, और डेट और टाइम कर्नल बिल्ड का, ठीक है, नेम मिलेगा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का, और वर्जन मिलेगा आपको कंपाइलर का, ठीक है, जो कंपाइल कर रहा है, यूज टू कंपाइल द कर्नल, ठीक है, और प्रोसेसर मिलेगा आर्किटेक्चर, प्रोसेसर आर्किटेक्चर आपको मिलेगा। अभी देखते हैं जैसे एक बार स्लैश स्लैश वर्जन, ठीक है। तो इस आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है ना, ये कर्नल का वर्जन मिल रहा है, ये जो है, ठीक है, और डेट और टाइम मिल रहा है कर्नल के बिल्ड का, ठीक है, और नेम मिल रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, डेबियन, ठीक है ना, ये चीजें इसमें मिलती हैं। और वर्जन मिल रहा है जीसीसी यूज टू कंपाइल द कर्नल, ये मिल रहा है आपको, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मिलती है जब भी आप स्लैश प्रॉक स्लैश वर्जन फाइल को आप देखोगे। तो ये सारी चीजें जो जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे कर्नल का वर्जन नंबर, डेट और टाइम, ठीक है, कर्नल बिल्ड का, और नेम मिल रहा है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का, और वर्जन मिल रहा है आपको कौन सा कंपाइलर यूज हो रहा है उस कर्नल के लिए, ठीक है, और प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो ये सब मिलता है स्लैश प्रॉक स्लैश वर्जन के आउटपुट से। नेक्स्ट आता है स्लैश etc स्लैश इशू। System can also be identified looking at the slash etc slash issue file. This file usually contains some information about the operating system but can easily be customized or changed। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है ये इजिली हम चेंजेस कर सकते हैं इसमें। While on the subject, any file containing system information can be customized or changed for a clearer understanding of the system. It is always good to look at all of these। ठीक है, जो ये स्लैश स्लैश etc फाइल है, ठीक है, ये कंटेन करती है मैसेज और बैनर को। जो डिस्प्ले होता है ना जब हमारी लॉगिन प्रॉम्प्ट आता है, जब भी कोई यूजर किसी सिस्टम पे लॉगिन करना चाहता है करता है, तो उससे पहले जो मैसेज और बैनर आता है वो कंटेन करता है स्लैश etc स्लैश इशू फाइल, ठीक है। और जो इसका कंटेंट होता है स्लैश etc स्लैश इशू फाइल का ना, वो हम कस्टमाइज कर सकता है जो हमारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, कि वो डिस्प्ले कराना चाहता है कोई भी पर्सनलाइज्ड मैसेज, और वार्निंग कराना चाहता है सिस्टम पॉलिसीज की और सिक्योरिटी मेजर्स की, ठीक है। और ये जो मैसेज होता है इसमें, वो प्लेन टेक्स्ट में हो सकता है या स्काई आर्ट में हो सकता है या कोई HTML कोड में हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का करते होंगे, तो वेलकम टू ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता होगा, ठीक है, और उसमें लिख सकते हैं दिस सिस्टम इज फॉर ऑथराइज्ड यूज ओनली, अनऑथराइज्ड एक्सेस इज प्रोहिबिटेड। ये सब चीजें उसमें लिखी हो सकती है। जब भी कोई यूजर लॉग करेगा सिस्टम पे ना, तो ये मैसेज उसको, जो मैसेज कंटेन कर रहा होगा ना स्लैश etc स्लैश इशू फाइल में, वो डिस्प्ले हो जाएगा बिफोर द लॉगिन प्रॉम्प्ट, ठीक है। जैसे अभी मैं देखता हूँ अभी मैं तो आपको दिखाता हूँ काली में क्या आता है, स्लैश etc स्लैश इशू, काली GNU स्लैश लिनक्स स्पेस रोलिंग स्लैश n स्लैश l। तो ये मैसेज क्या सिंपली डिस्प्ले कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जो है काली GNU स्लैश लिनक्स, ठीक है, फॉलोड कर रहा है वर्ड रोलिंग, जो इंडिकेट करता है कि काली इज अ रोलिंग रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और फिर एक न्यू लाइन कैरेक्टर जो हम करते हैं स्लैश n से डिनोट करते हैं, वो कर रहा है, एंड होस्ट नेम कर रहा है सिस्टम का, फॉलोड बाय द रिलीज वर्जन ऑफ
काली लिनक्स इंडिकेट कर रहा है /l से। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा इस कमांड का आउटपुट। सिंपली ये कमांड एक बैनर और मैसेज को कंटेन करती है फाइल, ठीक है। पीएस कमांड, अब पीएस कमांड क्यों यूज होती है? पीएस कमांड करती है प्रोसेसेस को, जो प्रोसेस रन कर रही है हमारे सिस्टम में। द पीएस कमांड इज एन इफेक्टिव वे टू सी द रनिंग प्रोसेसेस ऑन अ लिनक्स सिस्टम। टाइप पीएस ऑन योर टर्मिनल विल शो प्रोसेसेस फॉर द करंट सेल। द आउटपुट ऑफ द पीएस प्रोसेस स्टेटस, इसका फुल फॉर्म होता है पीएस का, विल शो द फॉलोइंग। पीआईडी क्या है, प्रोसेस आईडी क्या है हमारा, उसमें टीटीवाई टर्मिनल टाइप यूज बाय द यूजर, टाइम, अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज्ड बाय द प्रोसेस, ठीक है। ये उसका प्रोसेस का टाइम नहीं होता है कि जब से रन कर रही है, वो वाला टाइम नहीं होता है। और सीएमडी, द कमांड और एग्जीक्यूटिव रनिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन पीएस कमांड हमें देती है। द पीएस कमांड, कुछ ऑप्शंस भी होते हैं पीएस कमांड में, जैसे पीएस स्पेस -a सारी प्रोसेसेस को शो करता है। ये जिसे मैं क्लियर कर दूं, PS-A सारी प्रोसेसेस जो मेरे सिस्टम में चल रही है वो सब शो कर देगी PS-A से, ठीक है। PS स्पेस AXJF ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दे देता है। ये बात शो करता हूँ, ये देखिए, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में ये और डिटेल्ड वे में आपको आउटपुट दे देगा, ठीक है। ये इसके ऑप्शंस होते हैं। PS space AUX, the AUX option will show processes for all users, display the users that launched the process, ठीक है। ये सारे शो करता है प्रोसेस फॉर सारे यूजर्स की प्रोसेस को शो करता है, और डिस्प्ले करता है किसने वो प्रोसेस लॉन्च की, किस यूजर ने वो प्रोसेस लॉन्च की है। एंड शो प्रोसेसेस दैट आर नॉट अटैच्ड टू अ टर्मिनल एक्स। लुकिंग एट the PS space AUX command output, we can have a better understanding of the system and potential vulnerabilities, ठीक है। एक बार इसको भी चला के देखते हैं। देखिए ऐसा आउटपुट इसमें हमें मिलता है। यूजर, कौन सा यूजर लॉन्च कर रहा है, पीआईडी हो गया, सीपीयू यूटिलाइजेशन हो गया, मेमोरी यूटिलाइजेशन हो गया, VHZ हो गया, RSS हो गया, टीटीवाई की वैल्यू हो गई, स्टेट्स हो गया, कब स्टार्ट हुई ये हो गया, टाइम हो गया इसमें, ठीक है। और कमांड हो गई, क्या क्या कमांड चल रही है। तो ये था हमारा पीएस कमांड के बारे में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये सारी कमांडें क्लियर हुई होंगी जो हमने अभी डिस्कस की। होस्ट नेम हो गया, जो हमारा होस्ट नेम देता है सिस्टम का, वो जैसे मेरा होस्ट नेम था काली, ठीक है। फिर यूनेम -a करता है, कर्नेल की इंफॉर्मेशन देता है। proc/वर्जन फाइल होती है जो वो प्रोवाइड कराती है हमें ये एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। और कर्नेल की, और इसमें कंपाइलर की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। /etc/issue जो फाइल होती है ये हमें कराती है बैनर और मैसेज को, जो भी लॉगिन प्रॉम्प्ट से पहले आप मिलता है हमको जब भी हम सिस्टम ऑन करते हैं। फिर आती है पीएस कमांड जो हमें प्रोसेस के स्टेटस को बताती है, ठीक है। फिर आता है env, ठीक है। ये क्या करता है ना, ये शो करता है ऑल सिस्टम वेरिएबल्स को और उसकी वैल्यूज को, ठीक है। द env कमांड विल शो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, ठीक है ना। द पाथ वेरिएबल मे हैव अ कंपाइलर और अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन दैट कुड बी यूज्ड टू रन कोड ऑन द टारगेट सिस्टम और लिवरेज फॉर प्रिविलेज एक्सक्लेशन। इसमें क्या होता है, अभी मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए, ये सारे जो होते हैं ये सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं, ये सब सिस्टम वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है।
ये पाथ का आ गया, pwd आ गया, ये सारे सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। तो इनकी वैल्यूज को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप चेंज कैसे करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट स्पेस वैल्यूबल वेरिएबल नेम डालेंगे इक्वल टू वैल्यू डालेंगे, तो हम इसका जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर हम उसकी वैल्यू चेंज करेंगे ना, तो किसी ना किसी प्रोग्राम में चेंजेस आएगा। तो अटैकर अपने उससे, जैसे पाथ वेक वेरिएबल है, तो उसमें वो कोई भी मेलिशियस स्क्रिप्ट का या मेलिशियस फाइल का पाथ दे सकता है, एडिट मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। और फिर इको हमारा यूज होता है डिस्प्ले करने के लिए। इको स्पेस डॉलर वेरिएबल करेंगे तो उस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। हम उसको डिलीट कर सकते हैं वेरिएबल को, अनसेट कमांड यूज होती है उसके लिए। अनसेट स्पेस वेरिएबल नेम कर दोगे तो आप डिलीट हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कराना है इको डॉलर पाथ, तो इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। इको डॉलर, मुझे कराना है यूजर, तो रूट है। इको डॉलर pwd रूट। इस समय जो प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी है, मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, वो स्लैश रूट है। तो इस तरीके से जो ये env कमांड होती है वो हमें डिस्प्ले कराती है सिस्टम वेरिएबल्स की वैल्यूज को, ठीक है। और ये क्यों प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए यूज होती है और ये इनुमरेशन के लिए यूज होती है, क्योंकि कुछ केसेस में ना अटैकर जो है चाहता है इसको मॉडिफाई करना, ठीक है। और एक स्पेसिफिक अगर कैसे कैसे कर सकता है, वो कोई भी एक्सप्लॉइट चला सकता है और बाईपास कर सकता है सिक्योरिटी मेजर्स को। जैसे कि अटैकर चाहता है मॉडिफाई करना पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल को, जो अभी मैंने सबसे पहले यूज किया था ये वाले में, ठीक है। और इंक्लूड कराना चाहता है कुछ डायरेक्टरी का पाथ जिसमें कोई मैलिशियस एग्जीक्यूटिव फाइल हो, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन वैल्यूज को मॉडिफाई करा के वो कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है अटैकर, ठीक है। ये हो गया एएनवी इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। नेक्स्ट कौन सा है, sudo -l। The targeted system may be configured to allow users to run some or all commands with root privilege. The sudo -l command can be used to list all the commands your user can run using sudo। अब sudo -l क्या होता है ना, sudo -l आप कोई भी यूजर में sudo -l चलाएंगे तो वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा कौन कौन सी कमांड आप sudo के थ्रू रन कर सकता है वो यूजर, उसको कौन कौन सी प्रिविलेज अवेलेबल है। जैसे ही आप sudo -l कमांड यूज करोगे ना, तो वो लिस्ट दे देगा आपको प्रिविलेजेस की जो कि आपको असाइंड है, ठीक है, उस यूजर को असाइंड है, ठीक है। sudo और फाइल होती है एक, उसमें सारी चीजें कंटेंट में सब चीज फिल्ड रहता है कि कौन से यूजर को कौन सी प्रिविलेजेस प्रोवाइड है, ठीक है। तो sudo और फाइल जो होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जो बताती है कि कौन सा यूजर्स कौन सा ग्रुप को किस चीज की एग्जीक्यूट करने की हमारे अलाउड है कमांड्स को, ठीक है। तो sudo -l होता है वो। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये तो रूट ही यूजर है, इसको तो सभी होगा, ये रूट यूजर है तो इसको सारे प्रिविलेजेस होंगे, ऑल है, रूट है यूजर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलएस। एलएस होता है लिस्टिंग के लिए, ये सारे लिस्ट करा देता है फाइल्स और डायरेक्टरीज को। वन ऑफ द कॉमन कमांड यूज इन लिनक्स इज प्रोबेबली ls। While looking for potential privilege escalation vector, please remember to always use the ls command with the -la parameter. The example below shown how the secret file can easily be missed using ls or ls-l। ls-a क्या करता है ना, आपकी हिडन फाइल को भी दिखा देता है।
ये सारी फाइलें हैं, ठीक है। ls-l भी करेंगे हम, तो ये ऐसे शो कर देगा, ls-lrt करके रिवर्स ऑर्डर में दिखा देगा फाइलों को, ठीक है। ls कमांड जो यूज होता है हमारा, वो लिस्टिंग के लिए यूज होता है। ये देखो, ये जो डॉट वाली फाइल आ रही है ना, ये सब हिडन फाइल है। तो ls-a करके हम हिडन फाइल्स को भी देख सकते हैं। इन दोनों का आउटपुट में डिफरेंस देखिए, इसमें ls-l करूंगा मैं तो ये आउटपुट हो रहा है, ls खाली डालूंगा तो ये हो रहा है, पर ls-a करूंगा तो मैं सारी हिडन फाइल्स भी इसमें शो हो रही है। तो ये ऑप्शंस होते हैं जो हम कमांड्स के साथ यूज करते हैं, जैसे ls-l, ls-a, ls-lrt, ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम कमांड्स के साथ यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो होता है आईडी। ये जो आईडी कमांड होती है ना, ये डिस्प्ले कराती है इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट यूजर। उसके साथ साथ ये यूजर की आईडी, यूआईडी देती है और ग्रुप आईडी देती है, और अदर सप्लीमेंट्री ग्रुप आईडीज देती है। जैसे मैं आपको शो करता हूँ, आईडी लिखा मैंने, एंटर मारा, यूआईडी दे दिया इसने, जीआईडी दे दिया, ठीक है। और 144 कैप बॉक्सर, ये सप्लीमेंट्री ग्रुप्स की आईडीज होती है, ठीक है। जो मेन होती है वो यूआईडी हो गई और जीआईडी ग्रुप आईडी हो गई, ठीक है। तो आईडी जो हमारा कमांड होती है, ये क्या शो करती है, ये यूआईडी करती है, ग्रुप आईडी करती है, और भी सप्लीमेंट्री ग्रुप्स आईडी शो करती है उस यूजर की। The ID command will provide a general overview of the user's privilege level and group membership. It is worth remembering that the ID command can also be used to obtain same information for another user as seen below. आप दूसरे यूजर्स की भी देख सकते हैं, आईडी स्पेस यूजर का नेम, ठीक है। जैसे इसमें मैं करना चाहूँ आईडी, तो ये सारे राहुल नाम का यूजर होगा, उस सब के इंफॉर्मेशन आ गई। यूजर आईडी 1000 है, ग्रुप आईडी 1000 है, ग्रुप ये है 24 CD रोम, और सप्लीमेंट्री ग्रुप्स की आईडी भी इसने साथ में दे दी। तो ये होता है आईडी कमांड से। नेक्स्ट क्या होता है, /etc/password। अब /etc/password क्या होता है ना, एक टेक्स्ट फाइल होती है यूनिक्स में, लिनक्स में, जो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर्स। जो जो यूजर्स उस सिस्टम में है ना, उसके इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है एक लिनक्स और यूनिक्स सिस्टम में, ठीक है। और हर एक लाइन इसमें जो फाइल में होती है, वो रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल यूजर को, और कंटेन करती है उसके फील्ड्स को, जो सेपरेट करते हैं कॉलन से, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फील्ड्स इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे कि यूजर नेम मिलता है, ठीक है, कि उस यूजर्स का क्या लॉगिन नेम है, पासवर्ड, ठीक है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है इसमें। पर जो मॉडर्न सिस्टम होते हैं जनरली स्टोर करता है एक्स से, जो आए हैं उसमें पासवर्ड एक्स से होता है, क्योंकि पासवर्ड /etc/PSSWD फाइल में होते हैं यूजर्स के। और इसमें यूआईडी होता है, यूनिक आईडी नंबर होता है यूजर का, जीआईडी होता है ग्रुप आईडी नंबर, ठीक है, यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, और होम डायरेक्टरी होती है, यूजर्स की होम डायरेक्टरी, जहां उसका पर्सनल फाइल्स स्टोर होती हैं, ठीक है, और लॉगिन शेल होता है। तो एक बार दिखाता हूँ मैं आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। ये देखिए, ये होता है जैसे रूट यूजर एक्स से पासवर्ड डिनोट करता है इसका, ठीक है। फिर यूआईडी होती है इसकी, क्या क्या यूआईडी है, क्या ग्रुप आईडी है, ठीक है, कौन कौन सा क्या यूजर नेम है,
क्या होम डायरेक्टरी है इसकी, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है /etc/PASSWD फाइल में। ठीक है, तो ये जो फाइल होती है ये कंटेंट करती है, जैसे मैंने बताया कि आपको, यूजर की इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका while the output can be long a bit intimidating, it can easily be cut and converted to a useful list for brute force attack। ठीक है, तो अब मैं कमांड, एक कट कमांड का यूज करके इसमें क्या करूंगा ना, जो भी इसकी वो होगी यूजर्स को मैं कर सकता हूँ, दिखाता हूँ अभी मैं आपको। अगर कभी आपको ब्रूट फोर्स अटैक करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कैट /etc/पासवर्ड फाइल, ये तो मेरे क्या आ गई, कमांड आ गई। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें पाइप लगाऊंगा। ठीक है, पाइप क्या होता है, जो भी इसका आउटपुट होगा ना, इसका इनपुट बन जाएगा। ठीक है, फिर लिखता हूँ कट कमांड यूज होती है हमारी लिनक्स में -d, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले कमांड लिख लेता हूँ मैं। ये देखिए, जो मेरी cat/etc/पासवर्ड का आउटपुट था ना, वो इसका इनपुट बना, और इनपुट बन के उसने कट कमांड ने क्या करा, -t मतलब डेलीमीटर। डेलीमीटर क्या है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से वो फाइल। इसमें डेलीमीटर है, एक कॉलन, कॉलन सेपरेटेड है ना ये सब, देखिए। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, कट स्पेस -d, डेलीमीटर है कॉलन, कॉलन लिखा, और -f माने फील्ड फर्स्ट, पहले फील्ड को कट करके मेरे को दो, जो सेपरेटेड बाय है डेलीमीटर कॉलम। तो इस पहले ही वाले, जो एक कॉलन के पहले वाले, इसने सारे पूरे वर्ड को उठा लिया, और उठा के हमें आउटपुट क्या दिया, सारे यूजर नेम। ठीक है, तो ये सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है इस फाइल के अंदर, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है यूजर की। तो यही चीज यहाँ पे दिखा रखा है इसने, कट कमांड का यूज करके इसने पहले फील्ड को शो कर दिया। अब ये जो यूजर्स हैं, आप अपने ब्रूट फोर्स अटैक कभी करते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। रिमेंबर दैट दिस विल रिटर्न ऑल यूजर्स, सम ऑफ विच आर सिस्टम और सर्विस यूजर्स that would not be useful. Another approach could be to grep for home, as real user will most likely have their folders under the home directory। ठीक है, तो आप grep का भी यूज कर सकते हैं इसमें। क्लियर कर देता हूं मैं, ये करा, पाइप सिंबल grep हो, जिसकी डायरेक्ट होम डायरेक्टरी के सारे जो होम डायरेक्टरी में होंगे वो सारे यूजर्स की लिस्ट आ जाएगी। अभी एक ही यूजर है इसमें। ठीक है, इस तरीके से आप कमांड्स को मैनिपुलेट कर सकते हो डिफरेंट ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, एग्जैक्ट आप अगर अपना आउटपुट चाहते हैं तो आपको इस तरीके से ऑप्शंस अपने यूज करने पड़ेंगे, जो कि आपको डिफाइन होके आउटपुट देगा। ठीक है, इसलिए हम ऑप्शंस का यूज करते हैं किसी भी कमांड में। तो नेक्स्ट जो है वो है कमांड हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री कमांड क्या करती है ना, हिस्ट्री कमांड आपको डिस्प्ले करा देगी पूरी लिस्ट, जो भी आपने प्रीवियसली एग्जीक्यूट की होंगी कमांड्स को। जब भी आप ये कमांड टर्मिनल में रन करोगे ना, हिस्ट्री लिखोगे, तो ये सारी लिस्ट दे देगी जो कि स्टोर्ड होगी हिस्ट्री में। ठीक है, और डिस्प्ले करा देगी आपको। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो डिस्प्ले कराते हैं लास्ट 500 कमांड्स, जो हिस्ट्री कमांड होती है ना, जो लास्ट 500 आपने कमांड्स को यूजर ने रन किया होगा, वो सारी कमांड यहाँ पे आ जाएगी। ये चीज फॉरेंसिक के टाइम पे, जब भी हम कोई सिस्टम का फॉरेंसिक करते हैं तो उस टाइम पे यूज होता है। मैं जैसे आपको दिखाता हूँ,
तो ये सारी कमांड्स इसने मुझे शो कर दी जो ना अभी अभी चलाई है। अभी प्रीवियस में जो मैंने कमांड चलाई है सारी कमांड्स इसने मुझे शो कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट ये 500 कमांड्स शो करता है, पर आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। एक्सपोर्ट स्पेस HIST साइज इक्वल टू 1000 कर देंगे आप। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सपोर्ट HIST SIZE इक्वल टू 1000 कर दोगे ना तो आपको ये 1000 दिखाएगा। अभी इतनी ही कमांड चली है तो तब ये दिखा रहा है, अगर ज़्यादा चली होती तो आपको 1000 दिखा देता है। तब इसका साइज जो होता है 500 डिफॉल्ट जो था उससे चेंज होके 1000 आ जाता। तो मेनली जो यूज होता है इस कमांड का, हमारे प्रीवियसली जो यूजर ने रन किए कमांड्स वो शो कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफ कॉन्फिग कमांड। The target system may be pivoting point to another network. The ifconfig command will give us information about the network interfaces. Network की interfaces की information देता है of the system. The example below show the target system has three interfaces: ETH0, TU0, TUN1. Our attacking machine can reach the ETH0 interface but cannot directly access the two other network. अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है पाइवोटिंग। ठीक है, तो पाइवोटिंग क्या होती है ना, एक टेक्निक होती है जो अटैकर यूज करता है मूव करने के लिए लेटरली थ्रू अ नेटवर्क वंस दे हैव गेन्ड इनिशियल एक्सेस टू अ सिस्टम और डिवाइस। जब वो किसी भी एक सिस्टम का एक्सेस ले लेता है ना अटैकर, फिर उसके बाद नेटवर्क में मूव करने की जो टेक्निक होती है उसको पाइवोटिंग कहते हैं। ठीक है, ये दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स यूजिंग अ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम एज अ स्टेपिंग स्टोन टू गेन एक्सेस टू अदर सिस्टम नेटवर्क दैट वुड अदरवाइज बी इनएक्सेसिबल। मतलब जो इनएक्सेसिबल है अटैकर के सिस्टम से, तो वो पहले एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करेगा, फिर उस सिस्टम की हेल्प से ही वो और सिस्टम्स को कॉम्प्रोमाइज करता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक अटैकर है, उसने यूज किया एक कॉम्प्रोमाइज यूजर अकाउंट को, ठीक है, किसी भी एक सर्वर को एक्सेस करने के लिए। फिर वो क्या करेगा, उस सर्वर का यूज करेगा लॉन्च करने के लिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ एक्सेस क्रिएट करेगा अदर पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क की। मतलब एक कॉम्प्रोमाइज करा सिस्टम, उस कॉम्प्रोमाइज सिस्टम की हेल्प से वो और सिस्टम्स को भी कॉम्प्रोमाइज करेगा। उस टेक्निक को कहते हैं पाइवोटिंग, और उसी को हम लेटरल मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इफ कॉन्फिग कमांड है ना हमारी, ये इंटरफेसेस को शो करता है। यहाँ पे मेरे पास ETH0 और LO, ये दो है हमारे पास इंटरफेसेस। तो ये क्या करता है, कितने इंटरफेस हैं वो शो करता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की कमांड समझ में आई होंगी। अभी मैं उसको प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। ठीक है, दिस कैन बी कन्फर्म यूजिंग द IP रूट। ठीक है, एक IP रूट कमांड भी होती है। ठीक है, तो IP रूट कमांड क्या करती है ना हमारा, वो व्यू और मैनिपुलेट करती है सिस्टम की IP राउटिंग टेबल को। राउटिंग टेबल क्या होता है, एक डाटाबेस होता है, ठीक है, रूट्स का, जो नेटवर्क पैकेट्स ले टेक करते हैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। अभी आपको दिखाता हूँ मैं IP रूट। तो ये एक क्या होता है, ये डाटाबेस होता है, ठीक है, जिसमें सारे रूट को कंटेन करता है वो, कि जब भी कोई पैकेट निकलेगा किसी डेस्टिनेशन के लिए, वो कौन कौन से रूट को लेगा, उन सबको ये कंटेन करता है IP राउटिंग टेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है नेट स्टेट कमांड। नेट स्टेट कमांड क्या करती है हमारी,
ये एक टूल होता है, ठीक है। कमांड एक टूल होता है ये, जो लिनक्स और बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है, ठीक है। ये डिस्प्ले कराता है इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क कनेक्शन का, नेटवर्क इंटरफेसेस और नेटवर्क स्टैटिक्स को। जब भी आप नेट स्टैट लिखेंगे ना कमांड टर्मिनल में, तो ये डिस्प्ले करा देगा आपको लिस्ट ऑफ ऑल करंट नेटवर्क कनेक्शन का, ठीक है, इंक्लूडिंग लोकल और रिमोट एड्रेसेस, और प्रोटोकॉल कौन से यूज हो रहे हैं, और करंट स्टेट क्या है कनेक्शन की, स्टेब्लिश है, लिसनिंग है या वेटिंग है, ठीक है। और ये स्टैटिक्स और नेटवर्क ट्रैफिक भी शो करता है, जैसे कि कितने नंबर ऑफ पैकेट सेंड हुए और रिसीव्ड हुए, ये सारे स्टेट्स भी ये शो करता है कमांड। कैसे दिखती है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से इसका आउटपुट आता है हमारे। ये कनेक्टेड है, जो जो वो दिखा देगा, ठीक है। अगर हम इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस यूज होते हैं, क्लियर करके दिखाता हूँ। नेट स्टैट -a करूंगा ना मैं, तो डिस्प्ले कर देगा सारी एक्टिव कनेक्शन को, उसमें लिसनिंग भी और नॉन लिसनिंग सॉकेट्स भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका नेट स्टैट -r। ये क्या करा देगा ना, ये डिस्प्ले करा देगा सिस्टम्स की राउटिंग टेबल को, जो शो करेगी कि कैसे पैकेट्स राउट होंगे हमारे नेटवर्क से, ठीक है। नेट स्टैट -r कमांड क्लियर कर देते हैं। थर्ड वन का ऑप्शन होता है नेट स्टैट -n। अब ये क्या करता है, ये डिस्प्ले करा देता है नेटवर्क एड्रेसेस को और पोर्ट्स को, ठीक है। इस तरीके से ये शो कर देता है। इस तरीके से इसका आउटपुट आता है हमारा, पोर्ट्स भी वो करा दिया डिस्प्ले, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमारे पास आता है नेट स्टैट -p का। ये क्या करा देगा, प्रोसेस आईडी को शो करा देगा, ठीक है, जो इनिशिएट हो रखी है हर एक नेटवर्क कनेक्शन में। नॉट फाइंड द कमांड डाटाबेस रन sudo apt। अच्छा अभी ये अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसका नेट स्टैट -s। ये स्टैटिक्स को डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के शो करा देगा और नेटवर्क इंटरफेस को, ठीक है। ये इस तरीके से ये आउटपुट देता है। तो हम अपने यूज के हिसाब से इसमें जो ऑप्शंस है वो यूज करते हैं। तो आपको इतना डेप्थ तक नहीं जाना है, तो मैंने आपको खाली ऑप्शंस दिखाए, ठीक है। ये यहाँ बता रखे हैं। नेट स्टैट -a सो ऑल लिसनिंग पोर्ट्स एंड स्टेब्लिश कनेक्शन को कर देता है। नेट स्टैट स्पेस -at और नेट स्टैट -au कैन ऑल्सो बी यूज टू लिस्ट टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल। ये टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल्स को शो कर देगा, लिस्ट शो कर देगा। नेट स्टैट -l लिस्ट कर देगा लिसनिंग मोड को, ठीक है, कौन कौन से कनेक्शन हमारे लिसनिंग मोड में है। फिर नेट स्टैट -s लिस्ट कर देगा यूजेस स्टैटिक्स वेब प्रोटोकॉल। दिस कैन ऑल्सो बी यूज विद द -t और -u ऑप्शंस टू लिमिट द आउटपुट टू अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस यूज करके आप अपने फाइन ट्यून कर सकते हैं अपनी कमांड को, आपको किस टाइप का आउटपुट चाहिए। लिस्ट कर देगा कनेक्शंस को विद द सर्विस नेम एंड पीआईडी इंफॉर्मेशन, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद द -l ऑप्शन टू द लिसनिंग पोर्ट्स को लिस्ट कराने के लिए -l ऑप्शन। वी कैन सी द पीआईडी प्रोग्राम नेम column is empty as this process is owned by another user. Below is the same command run with root privilege and reveal this information as 2641, ठीक है। यूजर्स भी ये शो करा देता है।
नेटस्टेट -l हमने आई शो इंटरफेस स्टैटिक्स इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन शो कराता है नेटस्टेट स्पेस -i ऑप्शन। ठीक है। The netstat usage you will probably see most often in blog posts, write-ups and course is netstat-ano, which could be broken down as follow: -a display all sockets, -n do not resolve names, -o display timers। ये सारे ऑप्शंस यूज होते हैं नेटस्टेट के साथ। नेटस्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। ज़्यादातर इसका यूज नेटवर्क टीम वाले करते हैं नेटस्टेट कमांड का। ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी फाइंड कमांड। ये कोई भी सर्च करने के लिए काम आती है सिस्टम में, कोई भी फाइल और डायरेक्टरी को। सर्चिंग द टारगेट सिस्टम फॉर इम्पोर्टेंट एंड पोटेंशियल प्रिविलेज एस्केलेशन वेक्टर कैन बी फुल। द बिल्ट इन फाइंड कमांड इज यूजफुल एंड वर्किंग worth keeping in your arsenal. Below are some useful examples for the find command। ठीक है। तो ये सारे फाइंड कमांड्स के ऑप्शन दिए हैं। फाइंड डॉट स्पेस हाइफन नेम फ्लैग 1.txt, फाइंड द फाइल नेम फ्लैग 1.txt इन द करंट डायरेक्टरी में सर्च करने के लिए है। फाइंड स्लैश होम स्पेस स्लैश होम स्पेस हाइफन नेम फ्लैग, फाइंड द फाइल नेम फ्लैग txt इन द होम डायरेक्टरी में सर्च करेगा इस कमांड से। फ्लैग 1.txt फाइल को ये सर्च करेगा होम डायरेक्टरी में। ठीक है। फाइंड स्पेस स्लैश स्पेस हाइफन टाइप स्पेस डी नेम कॉन्फिग, फाइंड डायरेक्टरी नेम कॉन्फिग अंडर रूट डायरेक्टरी। ठीक है। तो जो भी कॉन्फिग नाम की डायरेक्टरी है उसको सर्च करेगा रूट डायरेक्टरी के अंदर। फिर नेक्स्ट कमांड होती है हाइफन टाइप एफ परमिशन 077, वो सारी फाइल्स को शो करेगा जिसकी परमिशन 77 है, रीड राइट एग्जीक्यूटेबल। ठीक है। सारे यूजर्स के लिए। फिर कर देगा फाइंड एग्जीक्यूटिव फाइल्स। ठीक है। परमिशन जिसकी a=x है, एग्जीक्यूटिव फाइल्स को शो कर देगा सारी। फिर फाइंड ऑल फाइल्स फॉर यूजर फ्रैंक अंडर होम डायरेक्टरी, अंडर होम डायरेक्टरी में फ्रैंक यूजर की जो फाइल्स होंगी वो सारी शो कर देगा। फाइंड फाइल्स दैट वेर मॉडिफाइड इन द लास्ट 10 डेज। ठीक है। ये सारे ऑप्शंस होते हैं। फाइंड फाइल्स दैट वेर एक्सेस इन द लास्ट 10 डेज, मतलब जो मॉडिफाई हुई है 10 दिन पहले, लास्ट 10 दिन में उनको शो कर देगा, या जो एक्सेस की गई है लास्ट 10 डेज में उनको शो कर देगा। फाइंड फाइल्स चेंज विद इन द लास्ट आवर 60 मिनट्स, लास्ट आवर में जो जिन जिन फाइलों में चेंज हुए हैं वो शो कर देगा। ठीक है। फाइंड फाइल एक्सेस विद इन लास्ट 60 मिनट्स, जो फाइल एक्सेस की गई हैं लास्ट 60 मिनट्स में उनको शो कर देगा। फाइंड फाइल्स विथ 50 MB साइज के हिसाब से भी आप फाइल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है फाइंड कमांड भी सर्चिंग करने के लिए। दिस कमांड कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद द प्लस एंड माइनस साइन टू स्पेसिफाई अ फाइल दैट इज लार्जर और स्मॉलर देन द गिवन साइज। तो इसमें आप रेंज भी दे सकते हो, अपने फाइल के साइज की रेंज। The example above written files that are larger than 100 MB, it is important to note that the find command trend to generate error which sometimes makes the output hard to read. This is why it would be wise to use the find command with type f2 greater than /dev/null to redirect error to present this। ठीक है। फिर ये फोल्डर्स एंड फाइल्स दैट कैन बी रिटर्न टू और एग्जीक्यूट फ्रॉम। तो ये सारी जो होती हैं ऑप्शंस जो यूज हुए हैं ये हम फाइंड कमांड में यूज करते हैं। ठीक है। जैसे ये हो गया, बहुत बड़ी कमांड होती है जनरल लिनक्स कमांड्स। एज वी आर इन द लिनक्स रिकल, फैमिलिटी विद लिनक्स कमांड इन जनरल will be very useful. Please spend some time getting comfortable with the commands such as find हो गया, locate हो गया, grep हो गया, cut, sort। ये सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं लिनक्स में। तो इतने सारे ऑप्शंस इस कमांड के साथ यूज होते हैं हमारे फाइल कमांड के साथ। ठीक है। जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं फाइल को, कौन सी फाइल
होम डायरेक्टरी के अंदर की फाइल, रूट डायरेक्टरी के अंदर की फाइल, फाइल के साइज के हिसाब से हम सर्च कर सकते हैं या जो इस फाइल में चेंजेस और मॉडिफिकेशन हुई हैं, डेज को स्पेसिफिक कर सकते हैं। ठीक है, आवर्स के को मेंशन करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस फाइल में चेंजेस हुए हैं लास्ट आवर्स में, लास्ट 2 आवर्स में। तो इस तरीके से हम ऑप्शंस का यूज करके हम एक रिफाइन करके एक आउटपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमारे ऑप्शंस यूज होते हैं इतने सारे किसी भी कमांड में। ठीक है, तो ये थी हमारे थ्योरी पार्ट। अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसका। मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये सारे जो कमांड्स थी जो जो हमने अभी डिस्कस की, जैसे सबसे पहले होस्ट नेम हमने डिस्कस किया, यूनेम -a /proc/version फाइल /etc/issue फाइल, ps कमांड। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल env, sudo -l ls id, ये सारी कमांड जो होती हैं, ये /etc/password फाइल। ठीक है, हिस्ट्री कमांड देखी हमने, ये कॉन्फ़िग देखा, नेटस्टेट देखी। ये जो सारी कमांड्स होती है ना, ये हम इनुमरेट करने के लिए यूज करते हैं किसी भी सिस्टम को। तो इस तरीके से हम कॉम्प्रोमाइज करने के बाद सिस्टम की इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल कमांड रहती है किसी भी अटैकर के लिए, किसी भी सिस्टम को इनुमरेट करने के लिए। ठीक है, तो अब मेरा सिस्टम शुरू हो गया है, आईपी मिल गई मेरे को। कॉपी कर लेते हैं इसको। हमारा यूजर नेम था कैरन, पासवर्ड 1। एक बार मैं पिंग करके देख लेता हूँ। ओके ओके ओके, मेरे को पहले वीपीएन स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वीपीएन कर दिया मैंने। अब मैं पिंग करके देखता हूँ उसको। ना पूरा कैरन @apcat 10.10.145.235। पासवर्ड 1 था इसका पासवर्ड। ठीक है, तो आ गए हम। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज द होस्ट नेम ऑफ द टारगेट सिस्टम? ठीक है, टारगेट सिस्टम का हमें होस्ट नेम देखना है। तो क्या कमांड होती थी? होस्ट नेम लिखेंगे हम wait7363। तो ये इसने सिस्टम का होस्ट नेम बता दिया। कॉपी कर लेता हूँ उसको मैं। एक बार देखते हैं कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। सबमिट करता हूँ मैं। ठीक है, करेक्ट है। व्हाट इज द लिनक्स कर्नल वर्जन ऑफ द टारगेट सिस्टम?
तो लिनक्स कर्जन वर्जन जानने के पास लिए हमारे पास बहुत सारी होती है, यूनेम हाइफन एप भी होती है, कैट स्लैश प्रॉक स्लैश वर्जन भी होती है। तो हम एक बार कैट स्लैश प्रॉक स्लैश वर्जन फाइल को का खंडन को देखते हैं। ठीक है, कैट कैट होती है फाइल को रीड करने के लिए, सॉरी प्रॉक स्लैश वर्जन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ये इसका कर्नल का वर्जन है। कॉपी कर लेते हैं इसको, एक बार पेस्ट करके देखते हैं। पेस्ट कर दिया, सबमिट करता हूँ इसको मैं। ठीक है, करेक्ट है। व्हाट लिनक्स इज दिस, कौन सी लिनक्स है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं हम। इसके लिए हम एक बार यूनेम हाइफन ए देखता हूँ मैं। ubuntu, ठीक है, ये भी दे दिया इसने। और कौन सी साइट से हम देख सकते हैं, देखते हैं फिर। वहाँ पर कौन कौन सी कमांड और थी, होस्ट नेम से हमारा होस्ट नेम दिख रहा था, यूनेम हाइफन उससे देख सकते हैं। आपको अलग अलग कमांड से आउटपुट दिखाना चाहता हूँ मैं। अगली क्या है, उसमें प्रॉक ईटीसी। ठीक है, एक बार से भी एक बार देखता हूँ मैं, पहले चलाई भी थी मैंने अभी ये। ठीक है, बस इसको देखते हैं, क्या पता ये हो, सॉरी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं इसका आंसर पे। करेक्ट है। व्हाट वर्जन ऑफ द पाइथन लैंग्वेज इज इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम। क्लियर कर देते हैं। अब जो पाइथन का वर्जन होगा ना हमें, वो होगा पाइथन, टैब काम नहीं कर रहा है इसमें, पाइथन हाइफन बी 2.7.6। तो इस तरीके से हमने पाइथन का वर्जन को फाइंड आउट कर लिया। 2.7.6। ओके ओके ओके, पाइथन नहीं आएगा, खाली 2.7.6 ही आएगा शायद। करेक्ट है। What vulnerability seems to affect the kernel of the target system। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा कर्नल का वर्जन था ना, सिंपली इसको कॉपी करना है, तो गूगल करेंगे इसको हम। ठीक है, ये गूगल करिए हमने। अब देखेंगे कौन सा सीवी, ये देखिए ये वाला सीवी जो है, ये है इस कर्नल के
कॉपी करते हैं, ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसका, उबंटू स्पेसिफाई 3.13.0-24, ये सारे इसके वर्जन्स हैं। ठीक है, ये आर्किटेक्चर है x86 और x64, ये सारा इसमें एक्सप्लॉइट दे रखा है इसके लिए। ठीक है, तो इस ये जो था इस कर्नेल के वर्जन के लिए ये वाला एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, इसका है CV-2015-1328। ठीक है, तो इसके साथ ये हमारा कंप्लीट हुआ है टास्क 3। टास्क 3 में हमने क्या देखा, हमने सब सारे कमांड्स देखे, जो कमांड्स कोई भी अटैकर यूज करता है कोई भी पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करने के बाद इन्यूमरेट करने के लिए किसी भी सिस्टम को जिसको उसने एक्सप्लॉइट किया। एक जो इन्यूमरेशन होती है वो सबसे पहला होता है स्टेप फुटप्रिंटिंग, जब टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है कोई भी अटैकर। एक होता है पोस्ट कॉम्प्रोमाइज, जो कॉम्प्रोमाइज होने के बाद सिस्टम का एक्सेस हो जाता है उसके बाद वो इन्यूमरेशन करता है उस सिस्टम में। ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है जो भी उसने ऑब्जेक्टिव परफॉर्म करना होता है उसके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से इन्यूमरेशन परफॉर्म की जाती है कोई भी अटैकर के थ्रू। तो अब देखते हैं हम टास्क नंबर 4। अब जो फोर्थ वाला टास्क है हमारा वो है ऑटोमेटेड इन्यूमरेशन टूल्स। ठीक है, सेवरल टूल्स कैन हेल्प यू सेव टाइम ड्यूरिंग द इन्यूमरेशन प्रोसेस। ठीक है, these tools should only be used to save time, knowing they may miss some privilege accretion vectors. Below is a list of popular Linux enumeration tools with links to their respective GitHub repositories. ठीक है, अब क्या होता है ना, ये इन्यूमरेशंस को इन्यूमरेट करने के लिए भी हमारे पास टूल्स होते हैं, सेवरल टूल्स होते हैं। ठीक है, जो हम यूज करते हैं इन्यूमरेशन प्रोसेस में अपने टाइम को बचाने के लिए। ठीक है, दिस टूल्स शुड ओनली बी यूज टू सेव टाइम, नोइंग दे मे मिस सम प्रिविलेज रिस्ट्रिक्शन वेक्टर्स। ठीक है, तो नीचे जो लिस्ट दी हुई है ये कुछ पॉपुलर लिनक्स इन्यूमरेशन टूल्स हैं। ठीक है, उसके साथ उनका लिंक भी है गिटहब रिपोजिटरी से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। The target system's environment will influence the tool you will able to use. For example, you will not able to run a tool written in Python if it is not installed on the target system. That is why it would be better to be familiar with a few rather than having a single go-to tool. ठीक है, ये सारे लाइन पीस, लाइन इनम, एलियास, लिनक्स एक्सप्लॉइट सजेस्टर, लिनक्स स्मार्ट इन्यूमरेशन, लिनक्स प्रिविलेज चेकर, ये सारे ऑटोमेटेड टूल्स हैं। ठीक है, इसमें आप जाके इसको देख सकते हैं, इनके बारे में दिया होगा सब, वन बाय वन आप जाके इसमें रीड आउट कर सकते हैं। ये गिटहब की रिपोजिटरी है, यहाँ से आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये तो हुई ऑटोमेटेड इन्यूमरेशन टूल्स की डिटेल्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अब हम जाते हैं जो है हमारा टास्क नंबर 5। अब आ गए हमारे मेथड्स कि किन किन मेथड से हम प्रिविलेज एक्सक्लेशन कर सकते हैं। तो पहला है प्रिविलेज एक्सक्लेशन कर्नेल एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट के थ्रू इसमें हम प्रिविलेज एक्सक्लेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए जरा कंटेंट को एक बार देखते हैं। नोट लॉन्च द टारगेट मशीन अटैच टू दिस टास्क टू फॉलो अलोंग। You can launch the target machine and access it directly from your browser. Alternatively, you can access it over SSH with the low privilege user credentials. ठीक है, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ मशीन को। ओके, स्टार्ट है मशीन पहले से ही, कि हमारी मशीन स्टार्ट है। इसको मैं पहले कंट्रोल डी कर देता हूँ जिससे आपको स्टार्टिंग से मैं बता सकूँ कैसे लॉगिन करना है। वो मैंने लास्ट वीडियो में इसमें बताया था, अभी लास्ट टू लास्ट टास्क में। ठीक है,
फिर से मैं करूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास यूजर नेम कैरन है, पासवर्ड 1 है। प्रिविलेज एक्सप्लेशन आइडियली लीड्स टू रूट प्रिविलेजेस। ठीक है, हम जब भी प्रिविलेज एक्सप्लेशन करना चाहते हैं ना, तो हम आइडियली क्या चाहते हैं कि हमें रूट की प्रिविलेज मिले। किसी भी कोई भी अटैकर जब अटैक करता है किसी मशीन में, तो वो रूट की परमिशन ही चाहता है। ठीक है, क्योंकि किसी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने में नंबर ऑफ टास्क स्टेप्स हमारे लगे होते हैं किसी भी अटैकर के। तो हमेशा वो चाहता है कि उसको जब भी कॉम्प्रोमाइज करे उसको रूट लेवल की प्रिविलेज मिले। ठीक है, आइडियली प्रिविलेज एक्सप्रेशन इसीलिए किया जाता है जिससे उसको रूट लेवल एडमिन लेवल की प्रिविलेज मिल सके, जिससे वो हर उस एप्लीकेशन या उस सिस्टम पे हर टास्क परफॉर्म कर सके, हर टास्क का उसको एक्सेस हो। ठीक है, इसलिए ये आइडियली प्रिविलेज एक्सप्लेशन हम रूट प्रिविलेज के लिए ही करते हैं। ठीक है, दिस कैन समटाइम्स बी अचीव सिंपली बाय एक्सप्लॉइटिंग एन एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी। तो ये कभी कभी कैसे होता है, कभी कभी हमारे पास हमारे एप्लीकेशन में सिस्टम पे कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है जिसका हमारे पास एक्सप्लॉइट अवेलेबल होता है, और उस एक्सप्लॉइट के हेल्प से हम प्रिविलेज एक्सप्लेशन परफॉर्म करते हैं। और इन सम केसेस बाय एक्सेसिंग अनदर यूजर अकाउंट दैट हैज मोर प्रिविलेज इंफॉर्मेशन और एक्सेस, या कभी कभी हम दूसरा यूजर अकाउंट को एक्सेस करते हैं जिसके पास हाई लेवल की प्रिविलेजेस होती हैं। ठीक है, unless a single vulnerability leads to a root cell, the privilege escalation process will rely on misconfigurations and lacks permissions. ठीक है, unless a single vulnerability leads to a router, प्रिविलेज एक्सप्लेशन प्रोसेस ना रिलाई करती है मिसकॉन्फ़िगरेशन में। मिसकॉन्फ़िगरेशन से भी हमें प्रिविलेज एक्सप्लेशन फाउंड हो सकती है। द कर्नल ऑन लिनक्स सिस्टम मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स सच एज मेमोरी on the system and application. This critical function requires the kernel to have specific privileges. Thus, a successful exploit will potentially lead to root privilege. तो एक कह रहा है जो कर्नल होता है ना किसी लाइनेक्स के सिस्टम का, वो मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स के बीच में, कम्युनिकेशन मेंटेन करता है, मैनेज करता है। ठीक है, एज द मेमोरी ऑफ द सिस्टम एंड एप्लीकेशन। तो मेमोरी है सिस्टम की और एप्लीकेशन जो है, तो ये जो क्रिटिकल फंक्शंस होते हैं ना जो कर्नल करता है, तो उनके लिए हाई लेवल की प्रिविलेजेस चाहिए होती है। ठीक है, तो हमें क्या होगा, एक सक्सेसफुल एक्सप्लॉइट विल पोटेंशियली लीड टू रूट प्रिविलेज। तो अगर हमारे पास कर्नल का एक्सप्लॉइट होगा जो कि इस टास्क का हेडिंग है, अगर हमारे पास कर्नल का एक्सप्लॉइट होगा तो हम उस एक्सप्लॉइट के हेल्प से रूट प्रिविलेजेस गेन कर सकते हैं। द कर्नल एक्सप्लॉइट मेथोडोलॉजी इज सिंपल, आइडेंटिफाई द कर्नल वर्जन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लॉइट को यूज करने से पहले एक्सप्लॉइट ढूंढने के लिए हमें कर्नल का वर्जन पता होना चाहिए। ठीक है, तो कर्नल का वर्जन हम कैसे पता कर सकते हैं, यूनेम -a कमांड भी होती है जो इनोमरेशन में हमने पढ़ा था। ठीक है, और एक /proc/वर्जन फाइल भी होती है जिसमें हम कर्नल का वर्जन फाइंड कर सकते हैं। फिर करना है हमें सर्च एंड फाइंड एन एक्सप्लॉइट कोड फॉर द कर्नल वर्जन ऑफ द टारगेट मशीन। फिर क्या करना है, जब हमें एक बार कर्नल वर्जन का पता चल जाएगा, फिर हमें उस वर्जन को सर्च करना है कि इस वर्जन के लिए कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है या नहीं है प्रिविलेज एक्सक्लेशन के लिए। ठीक है, तो हम उसको फिर सर्च करेंगे, चाहे आप सिस्टम में कर लीजिए चाहे आप गूगल में कर लीजिए। ठीक है, एक्सप्लॉइट डीबी एक साइट है, वहां हमको सारे एक्सप्लॉइट मिल जाते हैं, तो हम वहीं सर्च करेंगे। फिर जब हमें मिल जाता है एक्सप्लॉइट, फिर हम उसको क्या करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, तो ये 3 जो मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं। ठीक है, although it looks simple, please remember that a failed kernel exploit can lead to a system crash. ठीक है, अगर ये इतना सिंपल लग रहा है ना, हमने 3 स्टेप्स करे तो ये सिंपल लग रहा है हमको। ठीक है, पर ये क्या है ना, अगर कुछ गलत हो गया, फेल्ड हो गया इसमें, तो इसमें हमारा सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। ठीक है, मेक श्योर दिस पोटेंशियल आउटकम इज एक्सेप्टेबल विद इन द स्कोप ऑफ योर पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंगेजमेंट बिफोर अटेम्प्टिंग अ कर्नल एक्सप्लॉइट। ठीक है, रिसर्च सोर्स, ये है सारे रिसर्च सोर्स जहां जहां आपको मिल सकती है चीजें इसके रिगार्डिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग्स यू कैन यूज गूगल टू सर्च फॉर एन एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉइट कोड। गूगल में आप सर्च कर सकते हो एक्सप्लॉइट कोड्स। सोर्सेज सच एज, ये एक साइट है, यहाँ भी आप सर्च कर सकते हो।
Another alternative would be use a script like alias Linux exploit suggester भी होती है एक स्क्रिप्ट जो सजेस्ट करती है, जो एक्सप्लॉइट बताती है आपको. But remember that these tools can generate a false positive report, a kernel vulnerability that does not affect the target system. ठीक है, तो ये false positive भी दे सकती है और false negative भी दे सकती है. Not report any kernel vulnerability although the kernel is vulnerable. ठीक है, कर्नल वर्नेबल होने के बावजूद भी रिपोर्ट में वो वर्नेबिलिटी नहीं हमें फाइंड आउट हो सकती है. ठीक है, अब हिंट एंड नोट्स, ये यहाँ पर हिंट और नोट्स दे रखे हैं आपको सब. एक बार मैं पढ़ देता हूँ उन्हें. बीइंग टू स्पेसिफिक अबाउट द कर्नल वर्जन व्हेन सर्चिंग फॉर एक्सप्लॉइट ऑन गूगल, एक्सप्लॉइट डीबी और सर्च एक्सप्लॉइट. जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सप्लॉइट डीबी एक साइट है और एक सर्च एक्सप्लॉइट भी कर सकते हो आप. बी श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ द एक्सप्लॉइट कोड वर्क बिफोर यू लॉन्च इट. लॉन्च करने से पहले आपको श्योर होने चाहिए कि कैसे वर्क करता है वो जो एक्सप्लॉइट कोड है. सम एक्सप्लॉइट कोड कैन मेक चेंजेस ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम that would make them unsecured in further use or make irreversible changes to the system. ठीक है, कुछ एक्सप्लॉइट ऐसे होते हैं, कोड ऐसे होते हैं जो सिस्टम पे चेंजेस कर सकते हैं जो कि अनसिक्योर्ड हो जाएगा. उनके रन होने के बाद वो सिस्टम अनसिक्योर्ड हो जाएगा. ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं वो इरिवर्सिबल भी नहीं होते. ठीक है, creating problem later. Of course, these may not be great concern within a lab or CTF environment, but these are absolute no-nos during a real penetration testing engagement. ठीक है, some exploit may require further interaction once they are run. Read all comments and instruction provided with the exploit code. ठीक है, जो एक्सप्लॉइट कोड के साथ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं उनको प्रॉपर रीड आउट कर लेना चाहिए पहले. You can transfer the exploit code from your machine to the target using simple HTTP server, Python module and wget respectively. ठीक है, इन दो चीज का हमें यूज होता है ट्रांसफर करने के लिए अपना अटैकर के सिस्टम से टारगेट के सिस्टम में एक्सप्लॉइट को. वो अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा. ठीक है, तो ये सारी थी कंटेंट था, थ्योरी पार्ट था इस वाले टास्क का. अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल वर्क इसका. प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास क्या है, यूजर नेम है कैरन, पासवर्ड है पासवर्ड 1. तो मैं लॉग इन करता हूँ SSH. ठीक है, इसका जो आईपी है टारगेट का मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे. ठीक है, कैरन आ गया, तो डिलीट करते हैं. ठीक है, ओपन हो गया है हमारा. क्लियर कर लेता हूँ इसे. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है. उससे पहले मुझे वर्जन जानना है कि क्या वर्जन है मेरे एक्सप्लॉइट का, मेरे कर्नल का. ठीक है, वर्जन. तो उसके लिए क्या करते हैं, कैट करते हैं proc स्लैश, कौन सी फाइल थी जो मैंने उसमें हमारी फाइल लेती है proc के अंदर, cd स्लैश proc स्लैश डिलीट कर लेता हूँ मैं वर्जन. ठीक है, proc स्लैश वर्जन, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए. सॉरी, कैट proc स्लैश. ठीक है, ये आ गया. ये हमारे कैनल का वर्जन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. कॉपी, यहाँ जाते हैं, गूगल कर लेते हैं. एक्सप्लॉइट टीवी में हम सर्च करते हैं इसका.
ठीक है, ये 37292 इस वाले लिंक पे चले जाते हैं, एक्सप्लॉइट डीबी का लिंक है। ठीक है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसे सेव कर लेते हैं फाइल को। इस वाली साइट में आपको हर चीज का एक्सप्लॉइट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने exploit-db करके साइट है, तो आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एक्सप्लॉइट। तो मैं चले जाता हूँ अब वापस अपने सिस्टम पे। ये है, अब मैं एक नया टर्मिनल भी ओपन कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, सीडी डाउनलोड्स में देखते हैं हमारा, ये है 37292। ठीक है, ये आ गए यहाँ पे। अब हम इसको कंपाइल करते हैं एक बार। कंपाइल करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है, gcc 3792.c -o स्पेस ofc। ठीक है, ofc करके हमें फाइनल ये मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, अब मैं एक बार सॉरी अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट चीज क्या थी वहां पे लिखी हुई, हमको रन करना है अपना HTTP सर्वर। ठीक है, तो अब मैं रन करता हूँ python -m स्पेस http डॉट सर्वर। ठीक है, नो मॉड्यूल कह रहा है ये, ओ सॉरी पाइथन 3 आएगा यहाँ पर, पाइथन 3। ठीक है, स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, तो अब हम जाते हैं अपने सिस्टम पे। ये चले गया मैं अब इसमें, जो मेरा टारगेट है। ठीक है, टारगेट में देखते हैं हम, सी अभी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख लेता हूँ मैं, स्लैश है सी टैम्प में चले जाते हैं। PWT आ गए क्या, हाँ आ गए टैम्प में। ठीक है, डब्लू गेट करता हूँ मैं, HTTP ये अपने एक बार मैं नया वो ओपन कर लेता हूँ, इसमें कॉन्फ़िग करता हूँ। मेरी जो IP है वो है, कॉपी कर लेता हूँ इसको, कॉपी ये है, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया 8000/OFC। Unable to resolve host address HTTP not known। ठीक, उसमें अभी तक कंट्रोल D कर देते हैं। स्टार्ट नहीं हुआ शायद ये, पाइथन 3।
wget http कोलन सॉरी मैंने यहाँ पे वो नहीं लगाया था, शायद हो जाएगा पता। पेज सिलेक्शन सॉरी 10.8.50.77 8000/OFC। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ls। ठीक है, आ गया हमारा जो एक्सप्लॉइट था वो हमारे टारगेट पे आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, ये जो OFC नाम का एक्सप्लॉइट है, अब इसका हम परमिशन चेक करेंगे कि क्या है। ls-lrt करते हैं बार यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या है, रीड राइट और रीड। तो हमें इसमें एग्जीक्यूट करने की परमिशन देनी होगी क्योंकि हमें ये रन करवाना है एक्सप्लॉइट जो है OFC नाम का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम एग्जीक्यूट कराएंगे, एग्जीक्यूट करने की परमिशन इसको ग्रांट करेंगे। और परमिशन कैसे देते हैं, chmod +x इक्वल्स टू एक्सप्लॉइट उसका नाम सॉरी OFC। ठीक है, chmod चेंज मोड +x एग्जीक्यूट करने के लिए +x होता है और जो हमारा एग्जीक्यूटेबल वो है फाइल उसका नाम है OFC। ठीक है, जो हमारा एक्सप्लॉइट है उसका नाम है OFC। ठीक है, हो गया ls-lrt। अब देखते हैं। ठीक है, इसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन भी मिल गई है। इस समय अगर मैं आईडी देखूं ना, मेरी आईडी में डालूं तो क्या है, कैरन के नाम से। ठीक है, 101 कैरन के नाम से। हमें क्या करना है इस एक्सप्लॉइट, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमें करना क्या है। ठीक है, जो इस समय मैंने आईडी डाला तो आईडी को आपको क्या मिला, यूआईडी मेरी मिली कैरन के नाम की ना 1001। इसका मतलब अभी मैं कैरन यूजर से लॉगिन हूँ। अब हमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि मैं प्रिविलेज एक्सलेट करना है मेरे को। ठीक है, तो मुझे रूट यूजर की प्रिविलेज चाहिए। तो मैं अब इस एक्सप्लॉइट के थ्रू इस एक्सप्लॉइट को जब रन करूंगा और ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो आप ये देखोगे ना कि मेरे पास रूट यूजर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं आईडी डालूंगा तो मैं इस समय जो आईडी डाल के मैं कैरन नाम मिल रहा है, इसके बाद जब मैं एक्सप्लॉइट को सक्सेसफुली रन करवा दूंगा तो उसके बाद आप देखोगे जो मेरा यूजर होगा वो रूट होगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको उसको कराता हूँ। हमने चेंज कर दी उसकी। ठीक है, ls-lrt करता हूँ मैं तो रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मेरे को है। तो अब मैं इसका एक्सप्लॉइट रन करता हूँ। और एक्सप्लॉइट रन कैसे करते हैं, डॉट लगाएंगे, स्लैश लगाएंगे, OFC लिखेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूट जब भी कोई फाइल करानी होती है तो डॉट स्लैश के थ्रू होता है लिनक्स में। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक्सप्लॉइट जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपको मैं पहला देखने का बताऊंगा कि हमारा जो एक्सप्लॉइट सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। जब भी आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन करते हैं तो आपको डॉलर मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, हैश आ गया। इसका मतलब आपको रूट की प्रिविलेजेस मिल गई। जैसे ही आपने एक्सप्लॉइट को रन किया, इस एक्सप्लॉइट में कोड था, उसने एक्सलेट प्रिविलेज एक्सलेशन परफॉर्म कर दिया और आपके पास रूट का एक्सेस आ गया। ठीक है, अब मैंने सेकंड चीज क्या कहा था, अगर मैं अब यहाँ पर आईडी डालूंगा ना तो आईडी डाल के मेरे को अब कैरन नहीं मिलेगा, अब मुझे रूट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार डाल के देखते हैं आईडी। ये देखिए यूआईडी 0, पहले क्या था, यूआईडी डाला था 1001 कैरन की मिल रही थी ये डिटेल्स। ठीक है, यूआईडी क्योंकि उस टाइम पे कैरन के नाम से लॉगिन था, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में लॉगिन किया था तो यूजर ने कैरन डाला था और पासवर्ड भी कैरन का डाला था। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये आप समझ लीजिए, जब मेरे को कहीं से यूजर नेम पासवर्ड मिला, ठीक है, और मैंने कहीं से भी मिल गया, अगर आप एक अटैकर हैं तो आपको कहीं से भी मिल गया, ब्रूट फोर्स से मिल गया, कोई भी आपने अटैक करा और आपको उसका एक्सेस मिल गया। ठीक है, अब एक्सेस के मिलने के बाद जैसे आपको स्टूडेंट
यूजर से लॉगिन है, जैसे मैं कैरन यूजर से लॉगिन था, आप स्टूडेंट यूजर से हो, जो अटैकर कोई नॉर्मल यूजर से लॉगिन है, ठीक है। तो अब मैंने कॉम्प्रोमाइज करने के बाद क्या करा, एक और एक्सप्लॉइट रन किया प्रिविलेज एक्सक्लेट करने के लिए, नॉर्मल यूजर से रूट यूजर में जाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इस प्रिविलेज एक्सक्लेशन को पोस्ट कॉम्प्रोमाइज मेथड कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज होने के बाद परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो मैंने जब यूजर को लॉगिन किया था उस समय कैरन के नाम से किया था, यूजर नेम मेरा कैरन था, क्रीडेंशियल भी मैंने कैरन के डाले थे, फिर मैंने एक एक्सप्लॉइट यूज किया, ठीक है। और वो एक्सप्लॉइट किसके बेस पे था, वो था इस लिनक्स सिस्टम पे जो कर्नेल यूज हो रहा है उसका जो वर्जन है वो वर्नेबल है, उसका जो वर्जन है वो वर्नेबल है प्रिविलेज एक्सलेशन के, ठीक है। उसमें एक ऐसी वर्नेबिलिटी है जिसको हम एक्सप्लॉइट करके प्रिविलेज को एक्सक्लेट कर सकते हैं। तो वही एक्सप्लॉइट हमने ढूंढा, ठीक है, एक्सप्लॉइट -db साइड में उस कर्नेल के वर्जन के हेल्प से। इसलिए जब भी हमारे आउटपुट में कोई वर्जन या कोई एप्लीकेशन का वर्जन या कर्नेल का वर्जन कुछ भी डिस्प्ले होता है या रिवील होता है तो वो एक डेंजरस चीज होती है, क्योंकि अटैकर उसकी हेल्प से अपना एक्सप्लॉइट तैयार करता है, ठीक है। इसलिए जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, जब अटैकर, जब फर्स्ट फेस होता है जो साइबर किल चेन का रेकनेंस या फुट प्रिंटिंग भी कहते हैं, उसमें जब भी वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है ना, तो उसमें वो एरर्स को भी देखता है, जिससे कोई एरर्स में कुछ रिवील तो नहीं हो रही है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे एरर्स में जो क्या होता है, हमारे सिस्टम कौन सा है, उसका वर्जन क्या चल रहा है, हमारी एप्लीकेशन क्या है, उसका वर्जन क्या चल रहा है, ये चीज भी रिवील होती है, ठीक है। तो ये एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग, जब भी पेनिट्रेशन टेस्टर टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे ये भी देखा जाता है कि हमारे एरर्स भी कोई इंफॉर्मेशन रिवील तो नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ओआस टॉप 10 की जो सीरीज है, मैंने जो वीडियोस बनाई है उसमें आप जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन रिवील होती है। तो यहाँ पर हमने कर लिया है अपना जो भी ऑब्जेक्टिव था, प्रिविलेज को एक्सक्लेट कर दिया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कर्नेल वर्जन एक्सप्लॉइट, ठीक है, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट के थ्रू हमने प्रिविलेज एक्सक्लेट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा क्या क्वेश्चन है। फाइंड एंड यूज द एप्रोप्रिएट कर्नेल एक्सप्लॉइट टू गेन रूट प्रिविलेज ऑन द टारगेट सिस्टम, ठीक है, ये हमने कर लिया है, कंप्लीटेड कर लेते हैं। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द फ्लैग 1.txt फाइल। अब हमें क्या करना है, फ्लैग निकालना है, ठीक है। तो अब देखते हैं फ्लैग, यहाँ पर हूं मैं, ठीक है। सीधी डेस्कटॉप पे देखते हैं एक बार, ओके ओके, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमारी क्या टैम्प है, वापस आ जाते हैं हम सीडी स्लैश होम में, देखता हूँ, सॉरी, तो सीडी स्लैश, यहाँ पर मैट मिला, मैट के अंदर तो नहीं होगा, ओके, मैट के अंदर ये मिल गया हमको फ्लैग 1.txt, ठीक है। अभी हम रूट से ही लॉगिन है, आईडी दिखाऊं तो अभी हम रूट से ही हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, फ्लैग को रीड करते हैं अपना, फ्लैग 1.txt, ये हमारा फ्लैग है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो हमें मिल गया है, हमें फ्लैग को फाइंड आउट करना था, ठीक है, वो हमें मिल गया। मैं कॉपी करता हूँ इस फ्लैग को, कॉपी, सबमिट करते हैं, करेक्ट हो गया आंसर। तो ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, इस टास्क में हमको हेडिंग से ही पता चल रहा था कि इसमें प्रिविलेज एक्सप्लेनेशन करना है, और वो किसके हेल्प से करना है, वो कर्नेल के वर्जन को एक्सप्लॉइट करके करना है, क्योंकि इसमें कर्नेल एक्सप्लॉइट था, ठीक है।
इस कर्नेल के एक्सप्लॉइट की हेल्प से हमें प्रिविलेज को एक्सक्लेट करना था। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट थी। इसमें हमने सबसे पहले हमारे पास क्रीडेंशियल दिए हुए थे। ठीक है, कर्नेल हमारा जो यूजर नेम था वो कैरन था, पासवर्ड हमें दिया हुआ था, हमने उसमें लॉगिन किया सिस्टम पे एसएसएच के थ्रू। ठीक है, तो और उसके बाद हमने जैसे सिस्टम पे करा, फिर हमने सर्च किया। पहले हमने उसका वो कर्नेल का वर्जन देखा, और वर्जन किससे देखा, कैट स्पेस स्लैश प्रॉक स्लैश वर्जन नाम की हमारे पास फाइल है, उसमें हमने कर्नेल का वर्जन देखा। या आप यूनेम हाइफन ए भी कर सकते हैं, स्पेस हाइफन ए, इसके थ्रू भी आपको कर्नेल का वर्जन पता चल सकता है। अब आपको कर्नेल का वर्जन मिला, फिर आपने उस कर्नेल का वर्जन को गूगल में सर्च किया कि कोई एक्सप्लॉइट है या नहीं है, या आप अपने CLI में भी सर्च एक्सप्लॉइट स्पेस कर्नेल का वर्जन को डाल सकते हैं, वहाँ से भी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जब उसको गूगल में सर्च किया तो हमें फाइंड आउट हुआ कि एक हमें उसका एक्सप्लॉइट मिला जो था 37292.c, ये था। ठीक है, एक्सप्लॉइट डाटाबेस, एक्सप्लॉइट DB एक वेबसाइट है, वहाँ हमें मिला इस कर्नल का लिनक्स कर्नल, ये वर्जन। ठीक है, ये ओवरलेज FS नाम का है, ये है लोकल प्रिविलेज एक्सक्लेशन करना। ठीक है, इसकी जो आईडी है वो 37292 है, और CVE है 2015-1328। ठीक है, इस एक्सप्लॉइट को मैंने यहाँ से डाउनलोड किया। ठीक है, वो मेरे काली लिनक्स में डाउनलोड हो गया। फिर मैंने क्या किया, उस जो डाउनलोड था मेरा एक्सप्लॉइट, उसको मेरे को अपने जो टारगेट है उस सिस्टम पे डिलीवर करना था। ठीक है, तो वो मैंने wget की हेल्प से वहाँ डाउनलोड कर दिया। मैंने अपने सिस्टम, अपने अटैकर की मशीन में मैंने HTTP सर्वर चलाया। ठीक है, वो ओपन किया, रन किया HTTP सर्वर, तो और फिर टारगेट में जाके मैंने wget की हेल्प से वो एक्सप्लॉइट को अपने अटैकर मशीन से विक्टिम के मशीन में डाउनलोड कर लिया। ठीक है, फिर डाउनलोड करने के बाद मैंने उसकी परमिशन चेक की, तो उसको रीड और राइट की थी, एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं थी। तो फिर उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन ग्रांट की मैंने। जब उसको ग्रांट हो गई परमिशन, उसके बाद हमने उसको एग्जीक्यूट किया उस एक्सप्लॉइट को। ठीक है, एक्सप्लॉइट सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होकर मेरा जो था प्रिविलेज एक्सक्लेट हो गया उसके। जो पहले मैं कैनल नॉर्मल यूजर से था, अब मैं रूट यूजर से लॉगिन हो गया, तो प्रिविलेज जो एक्सक्लेट हो गए, जिसके लिए वो वल्नरेबिलिटी थी और वो एक्सप्लॉइट मैंने यूज किया था। फिर उसके बाद जाके मैंने अपना जो ऑब्जेक्टिव था फ्लैग, वो फाइंड आउट किया, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल यूजर से करता तो मुझे परमिशन डिनाई नहीं होती उस फाइल में जाने की, इसलिए मुझे प्रिविलेज एक्सक्लेट करने पड़े। तो ये तो था इस टास्क का पूरा ओवरव्यू और समरी। तो इसी के साथ हमारा ये जो 5th टास्क था वो कंप्लीट हुआ, और मैं इसी के साथ ये वीडियो भी एंड करता हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में लाऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.